हेलो दोस्तों। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो एक हाई ग्रोथ कंपनी है। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे ये कि हमारे पोर्टफोलियो में हाई ग्रोथ कंपनी होनी क्यों चाहिए। देखो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा पिछले 4-5 सालों में चाहे जो भी इस इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े दिग्गज थे, आइदर वो एशियन पेंट हो, आइदर वो पीडीलाइट हो, बर्जर पेंट हो, या आप उठा के देख लो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, नेस्ले हो, ब्रिटानिया हो, इनमें किसी ने भी पैसा नहीं बनाया पिछले 4 सालों में। क्या ये कंपनियां खराब है? नहीं, कंपनियां बहुत अच्छी हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ क्या है? इनके साथ प्रॉब्लम है वो ग्रोथ जो इनसे चली गई है, इनके पास है नहीं। ये ग्रोथ न होने की वजह से, सेल्स ग्रोथ न होने की वजह से ये कंपनियां पिछले 4 सालों में कोई पैसा नहीं बनाई। जबकि आप छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियों को देखेंगे जिन्होंने 10-10 गुना, 20-20 गुना पैसा बना दिया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पोर्टफोलियो में अगर हमको ग्रोथ चाहिए, अगर हमको अपने पैसे को बढ़ाना है, अगर हमको अपना वेल्थ इंक्रीज करना है, तो हमको सिलेक्टेड हाई ग्रोथ कंपनियां चुननी ही पड़ेंगी अपने पोर्टफोलियो में। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वैसे ही फंसे रहेंगे जैसे पुराने इन्वेस्टर आज भी लेके बैठे हुए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर तो हमारा बहुत बढ़िया कंपनी है, एशियन पेंट ने तो इतना गुना पैसा बना दिया। किताबों में लिख के रखा हुआ इन लोगों ने कि ये 200 गुना 300 गुना पैसा बना दिया एशियन पेंट ने, एचडीएफसी बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने। वो अलग समय था जब इन कंपनियों ने इतना पैसा बनाया। इन कंपनियों ने उतना पैसा तब बनाया जब उस समय ये 25-25, 30-30% की रेट से ग्रो करते थे हर क्वार्टर। तो जब उतना ग्रोथ था तब उन कंपनियों ने पैसा बनाया। आज उनमें ग्रोथ नहीं है, वो पैसा नहीं बना रही। कितना भी बड़ा नाम हो, कितना भी बड़ा ब्रांड हो, नहीं बना रही ना। आप लोग देख लीजिए, 4-5 सालों का डाटा निकाल के देख लीजिए, आफ्टर कोविड उन्होंने कितना पैसा बनाया। और उसी जगह पे आप अगर छोटी कंपनियों को देख लें तो छोटी कंपनियों ने कितना पैसा बनाया। बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो जिनको मैं जानता हूं जो कि कोविड के लो से 20-20 गुना हो गई, 25-25 गुना हो गई, कितना पैसा बना दिया। लेकिन यही है कि जो अवेयर लोग हैं, जो ट्रैक कर सकते हैं बिजनेस को, उन लोगों ने तो पैसा बनाया। और जो नहीं कर सकते, जो करना भी नहीं चाहते हैं लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो लोग नहीं बनाए, आज भी वहीं फंसे हुए हैं। तो आज इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप कंपनियों को रखें। लेकिन स्मॉल कैप कंपनियों में एक प्रॉब्लम है, आपको उनमें एक्टिवली बिजनेस को ट्रैक करना पड़ेगा, ग्रोथ को ट्रैक करना पड़ेगा। तब आप समझ पाएंगे कि कब तक वो कंपनियां ग्रो कर रही हैं, तब आप उनमें पैसा बना पाएंगे। और जब उन कंपनियों से ग्रोथ चला जाए तो उनसे निकल जाना पड़ता है, अदरवाइज वो गिरती भी 70-80% तक है। और अगर आपने ट्रैक नहीं किया तो पता चला कि आज आपका 4 गुना हुआ पैसा है, कल वो आपका सिर्फ कैपिटल बचेगा। इसलिए हाई ग्रोथ कंपनियों को सिर्फ लेना नहीं बल्कि उनको एक्टिवली ट्रैक करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे उस कंपनी का नाम है जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड। जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड इनका बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है। एक्चुअली ये लोग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पर आधारित हॉस्पिटल और प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट करते हैं वो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पर पूरी तरीके से बेस्ड है। ये एक हॉस्पिटल्स की चेन है जो अपने हॉस्पिटल, क्लिनिक और डे केयर सेंटर में लोगों का इलाज करते हैं लोग। इनकी अगर आप देखेंगे कि इनके पास टोटल 23 स्टेट्स में मोर देन 100 सिटीज़ में ये अवेलेबल हैं, प्रेजेंट है। और आप देखेंगे तो इनके पास जो 32 लार्ज हॉस्पिटल्स हैं। लार्ज हॉस्पिटल्स मीन्स ऐसे हॉस्पिटल्स जिनमें नंबर ऑफ बेड्स मोर देन 100 है, तो उन हॉस्पिटल्स को ये लार्ज हॉस्पिटल्स बोलते हैं। और इसके पास 79 इनके पास स्मॉल साइज और क्लिनिक प्लस डे केयर सेंटर है। टोटल इनके पास 111 के आसपास इनके नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स और डे केयर सेंटर मिला के हैं। और जो इनके जो 32 लार्ज साइज के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें मेनली इनका सबसे पुराने हॉस्पिटल्स है जो जैसे डेराबस्सी में है, लखनऊ में है, नवी मुंबई में है, पंचकुला में है, कुरुक्षेत्र और मेरठ में है। और इनफैक्ट जो मेरठ वाला जो इनका हॉस्पिटल है उसमें नंबर ऑफ बेड्स 1000 से भी ज़्यादा है, वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। और मेरठ वाले हॉस्पिटल से इनका पिछले मंथ में रेवेन्यू अकेले एक मंथ में 12 करोड़ से ज़्यादा का आया है, मैनेजमेंट ने ऐसा बताया है। और बाकी भी इनके जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं सब में मंथली अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 3-4 करोड़ का तो इनका एवरेज हर हॉस्पिटल से हर मंथ का इनका रेवेन्यू है ही। और जो छोटे हॉस्पिटल्स इनके पास हैं, जो 79 इनके पास छोटे क्लिनिक और डे केयर सेंटर, उनमें भी इनका मंथली 1 करोड़ तक का, 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ तक का इनका हर मंथ का इनका सेल है ही।
अब अगर हम इनके कुछ फाइनेंशियल की बात करें तो इनका एक्चुअली जो फाइनेंशियल इनका जो रिजल्ट है ना वो हर क्वार्टर में नहीं आता है। क्वार्टरली मीन्स हर 3 महीने में रिजल्ट जो देती हैं कंपनियां जनरली क्या करती हैं कि साल में 4 क्वार्टर के हिसाब से हर 3 महीने के एक क्वार्टर में ये लोग रिजल्ट देती हैं। जैसे पहला क्वार्टर इनका शुरू होता है अप्रैल मई जून, सेकेंड है जून जुलाई अगस्त, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर और नवंबर दिसंबर और फिर जनवरी फरवरी मार्च। एक्चुअली ये 4 क्वार्टर में लोग डिवाइड कर देते हैं, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर, और ये पहला क्वार्टर शुरू होता है इनका अप्रैल से। तो लेकिन ये कंपनी जो है 6 महीने में एक बार रिजल्ट देती है। मीन्स ये लोग H1 और H2 दो ही बार रिजल्ट देते हैं एक साल में। H1 मीन्स फर्स्ट हाफ और H2 मीन्स सेकेंड हाफ। तो इनका जो फर्स्ट हाफ में सेल आया है वो 214 करोड़ का आया है और H2 में इनका सेल आया 255 करोड़ का। FY25 की बात कर रहा हूँ मैं। तो टोटल 469 करोड़ का इनका सेल है 2025 में, कुल पूरे ईयर में मिला के, जो कि अगर हम कंपेयर करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2024 से 45% हायर है। मीन्स 45% इन्होंने ज़्यादा सेल किया है पिछले 2024 की तुलना में 2025 में। और जो हॉस्पिटल का रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू वाइज इनका सेगमेंट देखें तो जो इनका हॉस्पिटल है, जो इनका ट्रीटमेंट डिवीजन है, ट्रीटमेंट डिवीजन का इनका जो रेवेन्यू है वो 83% से बढ़ा है। और जो प्रोडक्ट रेवेन्यू यानी जो ये दवाइयाँ अपने स्टोर से सेल करते हैं, उन स्टोर से सेल की हुई दवाइयों का जो रेवेन्यू है वो 16% ग्रो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 24। और इनके पास देखेंगे अगर टोटल जो ऑपरेशनल बेड है वो 2173 है, मतलब 2173 बेड जो इनके पास टोटल ऑपरेशनल बेड है, जो कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में ये लोग 3000 बेड्स अचीव करने का इनका प्लान है। और इनका एक्चुअली अब जो ये बिजनेस नया शुरू कर रहे हैं, अभी अपना कैपेक्स कम लगा रहे हैं, बल्कि ये क्या कर रहे हैं कि ये जो आयुर्वेदिक कॉलेज होते हैं, जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, उनमें जो आयुर्वेदिक सेक्शन होता है, आयुर्वेदिक कॉलेज में, हर आयुर्वेदिक कॉलेज में आप देखोगे तो हॉस्पिटल होता है, जो लगभग 100 बेड के हॉस्पिटल इंडिया में अगर देखोगे आप तो ऑलमोस्ट इंडिया में टोटल 6000 के आसपास, मैंने कहीं नोट बनाया था इसका, मैं टोटल आपको बता रहा हूँ। टोटल जो है इंडिया में 6000 के आसपास मेडिकल कॉलेजेज हैं, जिसमें से आयुर्वेदिक कॉलेजेज हैं, जिसमें कि सब में ऑलमोस्ट आप देखेंगे सब में मोर देन 100 बेड्स के हॉस्पिटल हैं ही। तो अब इनका इन्होंने बिजनेस मॉडल में थोड़ा चेंज किया है। पहले ये लोग क्या करते थे कि पहले ये लोग हॉस्पिटल भी खुद का खड़ा करते थे, डॉक्टर्स भी खुद के रखते थे, नर्सिंग स्टाफ भी खुद का रखते थे, और इसके बाद सारा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट भी खुद ही देखते थे। तो इनको कैपेक्स में बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, क्योंकि इनका एक आईसीयू के बेड का चार्ज ही ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए एक बेड रेडी करने का इनको लगता है। तो अगर आप मान लीजिए कि हॉस्पिटल में अगर मान लीजिए कि 20-25 बेड भी हुए तो इनका अच्छा खासा खर्चा हो जाता था। तो अब इन्होंने एक नया मॉडल ग्रो किया है। इन्होंने क्या किया है कि जो भी आयुर्वेदिक कॉलेजेज गवर्नमेंट के हैं उनके साथ टाई अप करना शुरू किया है। टाई अप मीन्स ये क्या करेंगे कि जो डॉक्टर्स हैं वो आयुर्वेदिक कॉलेज के रहेंगे, नर्सिंग स्टाफ भी उन्हीं का रहेगा। ये क्या करेंगे, कुछ मशीनरी मॉडिफिकेशन करेंगे, वहाँ पर कुछ नई मशीनरी जो उनको चाहिए हॉस्पिटल्स को वो देंगे, थोड़ा हॉस्पिटल्स का सिस्टम को सुधारेंगे, थोड़ा वहाँ का मॉडिफिकेशन करेंगे और फिर उसको अपने हिसाब से चलाएंगे। इसमें इनको फ़ायदा क्या हो रहा है? इसमें इनको फ़ायदा ये हो रहा है कि इनका जो कैपेक्स का खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है वो कम लग रहा है। आप देखेंगे तो डॉक्टर का खर्चा इनका है नहीं, वो तो मेडिकल कॉलेज का ही है, प्लस नर्सिंग स्टाफ भी मेडिकल कॉलेज का ही है, तो वो खर्चा भी इनको नहीं देना है, प्लस बिल्डिंग भी मेडिकल कॉलेज की है, बेड भी मेडिकल कॉलेज का है। केवल इनको कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ नई मशीनरी जहाँ पर जैसी ज़रूरत है, कुछ रिपेयरिंग है, कुछ नई लगानी है, तो उस हिसाब से लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो इनका खर्चा उसकी जो नया हॉस्पिटल खड़े करने की तुलना में इनका ओनली 10 से 20% का खर्च है। और बाकी रेवेन्यू, ये लोग ऐसे जो हॉस्पिटल हैं उनके साथ इन्होंने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल प्लस रेंट, ये 2 मॉडल पे इन लोगों ने टाई अप किया है। जैसे अगर मैं बताऊं तो इनके एक्चुअली 3 मेडिकल कॉलेजों से अभी तक टाई अप हो चुके हैं। एक मथुरा और एक वृंदावन में है, और तीसरा है चंडीगढ़ में। तो जो मथुरा और वृंदावन में हॉस्पिटल हैं उनको ये लोग रेंट पे करेंगे 2 लाख रुपए पर मंथ का, और प्लस 6% रेवेन्यू शेयरिंग है। 6% जो पैसा ये कमाएंगे 6% शेयरिंग,
हॉस्पिटल का रहेगा, यानी मेडिकल कॉलेज का रहेगा, और बाकी इनका रहेगा। सेम जो चंडीगढ़ में इन्होंने मेडिकल कॉलेज के साथ टाई अप किया है, वहाँ पर इनका ये लोग जो रेंट पे करेंगे वो है 5 लाख रुपए पर मंथ का, प्लस 6% का रेवेन्यू शेयरिंग है उनके साथ। तो आगे भी जो इनके एमडी हैं, जो इनके फाउंडर हैं मिस्टर मनीष ग्रोवर जी, मनीष ग्रोवर, उनको आचार्य जी बोलते हैं लोग, तो आचार्य जी ने आगे भी कहा है कि इनका जो टाई अप है वो इसी मॉडल पर आगे ग्रो करेगा, जिससे इनका कैपेक्स में लगने वाला खर्चा कम हो जाएगा और इनके पास कैश फ्लो बढ़ेगा। कैश फ्लो बढ़ेगा तो ये और नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे नई नई चीज़ों में, और अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नए नए कुछ इक्विपमेंट से लोग बनाएंगे। तो आप अगर इनका देखेंगे कि जो अब इनके फाइनेंशियल की कुछ बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल में मैंने आपको बताया कि जैसे इनका जो फाइनेंशियल ईयर 25 में टोटल रेवेन्यू इनका 469 करोड़ का है, और जो कि 45% हायर है दैन FY24। और इसके अलावा आप देखेंगे तो इबिट्टा ग्रो इनका हुआ है 34%। इबिट्टा 34% से ग्रो हुआ है। इबिट्टा मीन्स होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, तो वो ग्रो हुआ है इनका 34%। और इबिट्टा का जो मार्जिन है वो 27% है। प्लस जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसका ग्रोथ हुआ है 31%, और ये 91 करोड़ तक चला गया इनका पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और जो मार्जिन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का वो 19.5% है, जो कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24 से देखेंगे तो FY24 में उनका मार्जिन कितना था, आई थिंक 21 या 22% था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ, 19.5% हुआ। क्यों? क्योंकि इनके मैनेजमेंट का कहना है कि इन्होंने कुछ नए बेड बढ़ाए, इन्होंने 500-600 बेड इन्होंने बढ़ाए हैं। तो 500-600 बेड जो एक्स्ट्रा बढ़ाए उन्होंने, जो उन्होंने गाइडेंस दिया था पहले उससे ज़्यादा बढ़ाए हैं, तो उसके लिए इनका जो इनपुट कास्ट लगा उसकी वजह से इनका जो पैट मार्जिन है वो थोड़ा सा घट गया। लेकिन उन्होंने गाइडेंस दिया है कि इस बार वो उस पैट मार्जिन को 23 से 25% तक लेके जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, FY26 के एंड तक। और इनका ROE 39% है, और इन्होंने 25 में 42 करोड़ का कैपेक्स भी किया है। तो अगर इनका 1 ईयर का फॉरवर्ड PE अगर आप निकालेंगे अभी करंट PE कितना है, 64 समथिंग है, 64.5 समथिंग कुछ उनका अभी करंट PE है। लेकिन आप इनका ग्रोथ का गाइडेंस देखेंगे तो इनका ग्रोथ का गाइडेंस भी मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि अभी इनके पास 2173 बेड इनके ऑपरेशनल है, और फाइनेंशियल ईयर 26 तक ये 3000 बेड्स ये कर देंगे, ऐसा बोला इन्होंने। तो एक्चुअली क्या होता है, पिछले फाइनेंशियल ईयर 21, 22, 23, 24 का जब अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करेंगे, उनको आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा कि ये लोग जितना गाइडेंस देते हैं उससे 10-20% ज़्यादा ही ग्रो करते हैं, कभी कम नहीं किया इन्होंने पिछले 4-5 सालों के। अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल देखेंगे तो उसमें इनका रिकॉर्ड है ये। तो इन्होंने तो 3000 बोला है, इससे कम से कम ये 15 से 20% अपने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ज़्यादा ही गाइडेंस, ज़्यादा ही ये लोग ग्रो करेंगे। और अगर हम 3000 पे भी, अगर मान लीजिए हम 3000 पे भी इनका ग्रोथ गाइडेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, 25% का पैट मार्जिन ले लें और 3000 बेड्स के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, तो इनका जो करेंट PE है, 1 ईयर फॉरवर्ड PE, वो निकल के आता है 32.5। तो आप सोचिए कि जो इनका ग्रोथ का गाइडेंस है वो 50% का है, और PE 1 ईयर फॉरवर्ड PE 32 है। आज अगर PE आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा अरे कंपनी बहुत महंगी है, 64 का PE है तो बहुत महंगी है। लेकिन अगर 1 ईयर फॉरवर्ड PE आप देखेंगे तो 32 का है, 32-33 का फॉरवर्ड PE आ रहा है। ये तो मैं तब बोल रहा हूँ जब उनका गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर ये ग्रो करते हैं। तो अगर ये उससे ज़्यादा ग्रो करते हैं तो ये PE 26, 27 या 28 तक आ जाएगा। तो आप सोचो कि एक 50% के रेट से ग्रो करने वाली कंपनी आपको 27-28 के PE में मिल रही है, इससे सस्ती कंपनी आपको क्या मिलेगी। और इतना ग्रोथ है, अगर ये ग्रोथ जो पिछले 4 सालों में इन्होंने सस्टेन किया, अगर सस्टेन कर गए इस ग्रोथ को, तो आप समझिए शेयर होल्डर का तो पैसा बनना ही बनना है आने वाले कमिंग ईयर में। तो अब हम आते हैं कि इनका ग्रॉस मार्जिन कितना है। तो जो इनका प्रोडक्ट बिजनेस है, प्रोडक्ट बिजनेस मतलब ये लोग जो स्टोर से जो मेडिसिन ये लोग बेचते हैं, उस मेडिसिन पे इनका जो प्रॉफिट है 85% है। प्रोडक्ट बिजनेस में इनका ग्रॉस मार्जिन 85% है। और लेकिन ये लोग जो फोकस है वो फोकस सर्विस पे कर रहे हैं। सर्विस मतलब हॉस्पिटलाइजेशन करके जो ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइज करके जो ट्रीटमेंट करने का पार्ट है, उस पर ये लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ये प्रोडक्ट बिजनेस के कंपैरिजन में। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मनीष ग्रोवर जी का कहना है, जो इनका कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने सुना है, इस कॉन्फ्रेंस कॉल से मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, वो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो जो मनीष ग्रोवर जी हैं, आचार्य जी, उनका कहना है कि ये जब एक इनके पास पेशेंट आता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तो उसका जो एवरेज बिल है 50 से 60 हज़ार रुपये का बनता है। तो इसमें उनको अच्छा खासा मार्जिन होता है। और जब इनके पास से एक पेशेंट आता है जो केवल डे केयर ट्रीटमेंट लेता है, दवाइयों से सही हो जाता है, उसका टोटल बिल और एवरेज बिल इनका बनता है 5 से 6 हज़ार रुपये। तो उसमें इनको नो डाउट 85% का प्रॉफिट है। लेकिन इसके बाद भी उसका जो टिकट साइज है वो छोटा है। टिकट साइज छोटा होने की वजह से वो लोग उसको फोकस करने की बजाय ये लोग फोकस कर रहे हैं सर्विस पर। सर्विस मीन्स हॉस्पिटलाइज करके ट्रीटमेंट करने पर। तो उसका टिकट साइज 50 से 60 हज़ार रुपये पर पेशेंट का है। तो ये लोग उधर ही फोकस कर रहे हैं ताकि अपना पैट मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं। कैपेक्स के लिए इनका जो गाइडेंस है, कैपेक्स का आचार्य जी ने बोला कि ये 573 नए बेड्स तो ये लोग ऐड कर चुके हैं। जो इनके पास 2172-73 बेड इनके पास थे, उसमें ये लोग 573 बेड्स और ऐड कर चुके हैं। और 650 बेड इनके पाइपलाइन में है, जो ये बोल रहे हैं कि दिसंबर 25 तक ये इस 650 बेड को भी ये लोग ऐड कर देंगे। तो कितने बेड हो गए ये? 6, 5, 11, 1200 बेड तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा यही हो गए, जो कि दिसंबर तक ये बोल रहे हैं कि हम पूरा कर देंगे। इसके बाद भी ये क्वार्टर 3 महीने का, जनवरी, फरवरी और मार्च बचा हुआ है। तो आप सोचिए कि 1200 बेड ये हो गया, और उधर अगर इन्होंने 300 बेड भी ऐड कर दिए 3 महीने में, तो 1500 बेड हो जाएंगे इनके। 1500 बेड हो जाएंगे। आज इनके पास टोटल कितने बेड हैं? 2173। मान लीजिए 2200, मोटा मोटा 2200 बेड है इनके पास। तो अगर आप इस पर कैलकुलेट करते हैं कि 2100 बेड पे 1500 बेड और ऐड करेंगे, तो ये सीधे 71% का ग्रोथ है। आप समझ रहे हैं? 71% का ग्रोथ अगर मान लीजिए उन्होंने नहीं भी किया, अगर मान लीजिए मैं 300 बेड, वो जो मैं सोच रहा हूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च में भी ये लोग ऐड करेंगे, अगर नहीं भी करते हैं, अगर ये लोग इतना ही करते हैं, तो कितने हो गए आपके पास? 573 बेड्स ये हो गए, प्लस 650 इनके पाइपलाइन में है। टोटल हो गए नंबर ऑफ बेड्स 1223। और 1223 बेड और इनके पास टोटल अभी है कितने? 2173 डिवाइडेड बाई 2173%। अगर आप देखेंगे तो 2173 है, ये कितने हो गए? 563 प्लस 650 इक्वल टू 1213, 2173 डिवाइडेड बाई 1213%। अगर आप देखेंगे तो ये भी 56% का ग्रोथ ये भी मोटा मोटा ये कर रहे हैं। तो 50% तो मिनिमम इनका ग्रोथ नहीं गया नहीं है। 50% का ये ग्रोथ मिनिमम करेंगे। 60-70% भी कर लेंगे, जैसा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ओनली 32 के पी में इतनी हाई ग्रोथ कंपनी आपको मिल रही है, जो कि जनरली आपको मिलेगी नहीं ढूंढने पर भी। इसके अलावा इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, INJK वाटर डिवाइस, जो कि पानी को एल्कलाइन करता है। एल्कलाइन वाटर डिवाइस है, जिसके बारे में आचार्य जी का कहना है कि इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट केवल 2200 रुपये, लेकिन उसको ये बेच रहे हैं 1500 रुपये में। और पिछले मंथ की उसकी जो सेल हुई है वो 1.5 करोड़ की हुई है। 1.5 CR की इनकी सेल हुई है पिछले मंथ में INJK वाटर डिवाइस, जो एल्कलाइन वाटर की डिवाइस है इनकी। और अप्रैल सेल्स जो इनका अप्रैल में सेल्स है वो पिछले साल 2024 के अप्रैल की तुलना में डबल हुआ है। मीन्स इस साल जो इनका सेल हुआ है वो 60 करोड़ का हुआ है इस अप्रैल में। 2024 अप्रैल में इनका वो सेल 30 करोड़ रुपए का ओनली था। तो और आचार्य मनीष जी का कहना है कि ये पेस ऑफ ग्रोथ रेट वो कंटिन्यू करेंगे, मेंटेन करेंगे इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। मीन्स उनका ये कहना है कि हम 60 करोड़ का जो हमारा पेस है हर मंथ में सेल करने का, वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आप 60 को देख लेंगे तो 12 महीने में 720 करोड़ का इनका गाइडेंस है कि हम इस साल 720 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करेंगे। और इसके अलावा इन्होंने जो बेड्स का है, बेड्स का 21, अगर आप 24 में इनके नंबर ऑफ बेड देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 24 में, तो वो केवल 1277 बेड था। 1277 बेड था। उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर 25 में इन्होंने जोड़ा है 896 बेड। ठीक है, तो हो गया टोटल 2173 बेड। अगर वहाँ भी देखेंगे तो इन्होंने 70% से ग्रो किया था। 1277 को अगर 896 जो इन्होंने ऐड किया वो देखेंगे तो वहाँ भी 70% का ग्रोथ इन्होंने पिछले साल भी दिया था। और इस साल भी उनका गाइडेंस वही है कि ऑलमोस्ट 70% का ही ये ग्रोथ करने वाले हैं। और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी, अगर एक इन्वेस्टर ने पूछा था आचार्य मनीष जी से कि आपका ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट क्या है। ऑक्यूपेंसी रेट मतलब होता है हॉस्पिटल में 100 बेड है तो 100 में से कितने ऑलमोस्ट एक टाइम में फुल रहते हैं। तो उनका ये कहना है कि हमारा ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 53% है। और इस 53% रेट को उनको 80 से 90 लेके जाना है आगे आने वाले 3 से 4 सालों में। तो
और इन्वेस्टर ने फिर पूछा कि आपके जो बड़े वाले पुराने हॉस्पिटल है, जो डेराबस्सी में है, लखनऊ में है, नवी मुंबई में है और आपका चंडीगढ़ में है, जो पुराने वाले हॉस्पिटल हैं उनका ऑक्यूपेंसी रेट क्या है। तो आचार्य मनीष जी ने जवाब दिया कि उनका ऑक्यूपेंसी रेट 80 to 90% है। मीन्स वो अपने पीक पर हैं और उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारे सारे हॉस्पिटल्स का ऑक्यूपेंसी रेट 80 से 90% हो जाए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जो उनके बड़े वाले हॉस्पिटल हैं, जो डेराबस्सी, चंडीगढ़ या आपके लखनऊ, नवी मुंबई में जो बड़े वाले हॉस्पिटल है, उनका रेट इन्होंने 15% इंक्रीज कर दिया है। वो 15% रेट इंक्रीज कर देने से क्या होगा कि जो अभी तक क्या होता था कि हर पेशेंट जो भी इनके पास जीना सीखो लाइफ केयर में ट्रीटमेंट कराने आता था, वो केवल बड़े हॉस्पिटल्स में ही जाता था। जो इनके बड़े बड़े सेंटर थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल थे जिनमें मोर देन 100 बेड्स हैं, वो केवल उन हॉस्पिटल्स में जाता था। इनके छोटे सेंटर पर वो ट्रीटमेंट कराने नहीं आते थे। तो अब उन्होंने उस चीज़ को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये एक स्टेप उठाया कि जो बड़े वाला हॉस्पिटल है उनका रेट इन्होंने 15% बढ़ा दिया और छोटे हॉस्पिटलों के रेट में कोई भी बढ़ोतरी इन्होंने नहीं की है। उससे इनका ये कहना है कि पिछले महीने जब से इन्होंने रेट बढ़ाया तब से इनके छोटे वाले हॉस्पिटल्स में भी फुटफॉल बढ़ गया है। नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं उनके छोटे वाले हॉस्पिटल्स में भी। तो उससे भी इनका रेवेन्यू जो जनरली 30-40 लाख हुआ करता तो 70-80 लाख रुपए तक इनका पहुंच रहा है पर मंथ का रेवेन्यू पर सेंटर से। तो और इनके जो ये था कि हाँ, ये 600 आयुर्वेदिक कॉलेज है इंडिया में, जिसमें सब में ऑलमोस्ट 100 बेड से ज़्यादा ही होता है। सबके साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, जिनमें मैंने आपको बताया कि 3 के साथ इनका डील फाइनल भी हो गया है, वृंदावन, मथुरा और चंडीगढ़ में। बाकियों के साथ भी इनका डील चल रहा है। और अब इनका जो एक्सपेंशन का कैपेक्स का जो मॉडल है JSLL का, जीना सीखो लाइफ केयर का, वो आचार्य मनीष ने बोला कि हम इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। हम यही जॉइंट वेंचर वाला जो सिस्टम है इसी को फॉलो करेंगे और कंटिन्यूस अपना एक्सपेंशन करेंगे, बिजनेस का एक्सपेंशन करेंगे। और इसके अलावा अगर रेवेन्यू का गाइडेंस मैंने आपको बताया दिया 720 करोड़ का होगा। और अगर आप देखोगे तो ये रेवेन्यू भी FY25 के कंपेरिजन में 53% ज़्यादा है। रेवेन्यू FY25 में कितना था, 469 करोड़ था और 25 में था, और 26 में बोल रहे हैं कि हम 720 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। तो उसको अगर आप चेक करेंगे, देखेंगे तो 53% का ग्रोथ है इन फाइनेंशियल ईयर 26 वर्सेस 25। और इसके बाद इन्होंने इन्होंने कुछ इनकी मेडिसिन्स हैं, 15 के लगभग 10 से 15 इनकी मेडिसिन्स हैं जो कि रेडी टू लॉन्च हैं। ये उनको लॉन्च करने वाले हैं और उनका ये कहना है कि ये सारी मेडिसिन्स हमारे इंडिया में जो कॉमन बीमारियां हैं, जो कि बिल्कुल हर घर में लगभग पाई जाती है, उन बीमारियों के, जैसे पेट की है, घुटनों के दर्द की है, कमर दर्द की है, प्लस इसके अलावा माइग्रेन और आपका प्लस एंजाइटी और डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इनफर्टिलिटी है। इन सब के लिए इन्होंने ये नए वर्टिकल्स की ये दवाएं इन्होंने ऐड की हैं, जो 10 से 15 हैं, जो बिल्कुल रेडी टू लॉन्च है और कभी भी लॉन्च कर सकते हैं ये। एक इन्वेस्टर ने इनसे पूछा कि आपके अगले 5 साल का प्लान क्या है, 5 साल का आपका ग्रोथ प्लान क्या है। तो इन्होंने बोला कि अगले 5 साल में ये अपने नंबर ऑफ बेड्स को 10,000 तक लेके जाएंगे। तो इनका विजन देखिए एकदम क्लियर है कि अगले 5 साल में ये अपने नंबर ऑफ बेड्स को बढ़ा के 10,000 तक लेके जाएंगे। अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे तो हर साल इनका ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ इनका रहेगा, तब जाके वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो आने वाले समय में कंपनी अगर इसी तरीके से ग्रो करती रही तो ये नो डाउट अपने टारगेट तक अचीव कर लेंगे। इसके अलावा और कुछ इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा मेरा जीना सीखो लाइफ केयर का एनालिसिस। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप डालिए, मैं श्योरली उनको आंसर करूँगा। थैंक यू।